नमस्कार, वेलकम इन केमिस्ट्री स्टडी। स्टीरियो केमिस्ट्री के सीरीज के अंतर्गत तीसरा वीडियो, इसमें आइसोमेरिज्म पर चर्चा होगी। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हों तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और वो प्रॉपर्टी होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आरएफ और लाइट के प्रति उनका बिहेवियर। तो इनको हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो पार्ट में स्टडी किया जाता है। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनका स्पेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट सिर्फ अलग अलग होता है। जबकि दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूल का एटम का मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट अलग अलग तो होता है, लेकिन उसका स्पेस से भी रिलेशन, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला है चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें कुछ नहीं होता, इसमें कार्बन का की जो बॉन्डिंग है उनका अरेंजमेंट या आर्डर आप कहिए अलग अलग होता है। एक कंपाउंड का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ C4H10। इसकी देखिए दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि सभी कार्बन एक नॉर्मल चेन, एक सीरीज में जुड़े हुए हों, एक स्ट्रक्चर वो पॉसिबल है इसका, जिसमें CH3 CH2 CH2 CH3 ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिसको एन ब्यूटेन आप कहेंगे। चूंकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चार कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। नॉर्मल चेन में है तो एन ब्यूटेन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से एक CH3 है जो सब्स्टिट्यूएंट आकर के यहाँ जुड़ जाए कार्बन नंबर 2 पर, तो ये दूसरा उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है। CH3 CH इधर 2 नंबर पे CH3 आकर के जुड़ जाए, तो चूंकि 2 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन भी इसको कहेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग लेकर के देखें इसमें, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इसमें C5H12 है। इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी है। एक तो 3 पॉसिबिलिटी, एक तो नॉर्मल चेन हो, एक स्ट्रक्चर वो पॉसिबल है। दूसरा अगर कोई ब्रांचिंग हो तो एक ग्रुप ब्रांच के रूप में जुड़ा, एक मिथाइल ग्रुप या कोई एक ग्रुप ब्रांच के रूप में जुड़ा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा ग्रुप ब्रांच के रूप में जुड़े हुए हों। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का ही सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो इसलिए दोनों आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। पहला स्ट्रक्चर देखिए मैं बना रहा हूँ CH3 CH2, ये CH है, इसमें एक CH3 एज ए ब्रांच के रूप में जुड़ा है। 1 2 3 4 4 कार्बन चेन में हो गए, नॉर्मल चेन में। दूसरा हो गया एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, चूंकि एल्केन है और 4 कार्बन है। दूसरा आप देखिए कि कार्बन नंबर 2 पर 2 एल्किल ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो एक पॉसिबिलिटी इसकी ये होगी। तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चूंकि देखिए कार्बन नंबर इस चेन में 1 2 3 3 कार्बन है और 2 कार्बन नंबर 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका स्ट्रक्चर हो गया। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग आइसोमर कहते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखना चाहें पोजिशनल आइसोमेरिज्म का, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा मॉलिक्यूल में उसकी पोजीशन दोनों में अलग अलग होगी। जैसे C4H9Br एक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें ये ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर भी हो सकता है या कार्बन नंबर 2 पर भी हो सकता है। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चर आप देखिए CH3, ये CH3 नहीं CH2 होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह से अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर इसका लेंगे तो ये ब्रोमीन 1 नंबर से नहीं होकर के 2 नंबर पर आकर जुड़ सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए CH3 CH2 CH Br एंड CH3 CH2 है, ये CH है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा और एक CH3 रहेगा। आप देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 ये होगा CH3 का, एक कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन है, 3 और 4 तो 2 पर ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेकर के देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल और लेकर के हम देखते हैं C3H8O, ये कंपाउंड है C3H8O। इसके देखिए 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा OH एल्कोहल, ये कंपाउंड एल्कोहल है, इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसमें OH कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होगा जो प्राइमरी अल्कोहल के रूप में होगा। आप देखिए CH3 CH2 CH2 OH, और दूसरे में यही OH कार्बन नंबर 2 पर आ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में काम करेगा।
ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर लेकर के भी एक देख लिया। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो और दो अलग अलग जो कंपाउंड हैं दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो आप देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो कंपाउंड ही अलग अलग होगा, और कंपाउंड अगर अलग अलग होगा तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। लेकिन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे C2H6O है, इसका एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है एल्कोहल के रूप में पॉसिबल है, देखिए CH3CH2OH। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर हम ईथर के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें CH3OCH3 CH3OCH3, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो ये एक तरीका है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेकर के देखना चाहें तो अब देखिए C3H6O, इस कंपाउंड को लेकर के आप देखिए इसके क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल। इसका एक स्ट्रक्चर एल्डिहाइड के रूप में पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर कीटोन के रूप में पॉसिबल है। देखिए CH3COCH3 ये कीटोन है जो एसीटोन है, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप अगर बनाएंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। दूसरा स्ट्रक्चर हम बना करके देखते हैं जो CH3CH2COOH होगा, CH3CH2 C+O एंड H। ये एक कंपाउंड है, लेकिन ये देखिए CHO है, एल्डिहाइड है, यहाँ कार्बोनिल है, ये कीटोन है CH3CO में, तो दो एक एल्डिहाइड है कीटोन है, तो प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इस तरह से अगर आप देखिए मेटामेरिज्म हम देखते हैं तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड जो है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक ईथर है, दोनों में आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में ईथर ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस ऑक्सीजन के दोनों साइड आप देखिए वो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अलग अलग है। पहला हमने लिया CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ईथर, एक कंपाउंड हमने ले लिया। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं तो आपको दिखता है इसमें एक तरफ 3 कार्बन हो जाएंगे, एक तरफ 1 कार्बन रहेगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर में हो जाएगा CH3CH2OCH3। ये दोनों इथाइल थे इसलिए डाइथाइल ईथर हो गया। इसमें एक तरफ मेथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो मेथाइल प्रोपाइल ईथर कहलाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको दिखेगा। और लास्ट जो चौथा हम लोग देखेंगे वो होगा टाटोमेरिज्म। ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया, और चौथा हम लोगों का है टाटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं टाटोमेर स्ट्रक्चर। इसमें एक स्ट्रक्चर कीटो फॉर्म में होता है, दूसरा रेनाल फॉर्म में। देखिए पहला स्ट्रक्चर है CH3CO CH2 COOC2H5। यहाँ आप देखिए ये जो CH2 ग्रुप है, ये बीच में जो CH2 जहाँ कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अलग अलग करके लिखे गए हैं, ये इसका हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक है, लेबाइल है आप कह सकते हैं। कारण क्या है कि इसके एडिशन पोजिशन पर जो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्ट्रांग है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन का के प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। इसी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कार्बन के बीच में चला जाता है ऑक्सीजन के पास, तो एक नया स्ट्रक्चर निकल करके सामने आता है। ये स्ट्रक्चर देखिए कीटोनिक कार्बोनिल फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ा रहेगा तो एल्कोहलिक फॉर्म में होगा, तो CH3COH और कार्बन डबल बॉन्ड CH। इसके बाद रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर सेम, C+O OC2H5। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में नॉर्मली इंटर कन्वर्टेबल हैं। यहाँ एल्कोहलिक ग्रुप आपको दिख रहा होगा नीचे वाले स्ट्रक्चर में, जो ऊपर स्ट्रक्चर में उसी कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा होगा। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के, लेकिन दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, लगातार डायनामिक इक्विलिब्रियम में हैं, और दोनों के फंक्शन को बदल रहे हैं। तो एक को इनाल फार्म कहेंगे, दूसरे को कीटो फार्म कहेंगे। और अब हम अगला देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो ये कहता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग हो। इसमें 3 तरह के आइसोमर्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला ज्योमेट्रिकल, वहाँ पाया जाता है जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसको हम लोग अभी देखते हैं कि कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तीसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो वहाँ पॉसिबल है जहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है,
तो इनको हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो वहाँ पाया जाता है जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है ये हम लोग देखते हैं। पहला है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब इनसे जो ग्रुप जुड़े होंगे वो उनकी पोजीशन फिक्स होगी, कहीं रोटेट होकर के नहीं जा सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि अगर स्मॉलर चेन कोई रिसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ये देखिए 3 कार्बन का एक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, तो वहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो पहले वाले को हम देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 सिमिलर ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड है, जैसे दोनों एल्किल ग्रुप सेम साइड हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सिस के नाम से जानते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, देखिए कार्बन पर एल्किल ग्रुप, इसका कार्बन पर एल्किल ग्रुप अपोजिट है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन से अपोजिट है, तो इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर के नाम से जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। देखिए साइक्लोप्रोपेन हमने लिया है, स्मॉलर चेन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन के बीच वहाँ रोटेशन पॉसिबल हो जाता है और उसके बहुत सारे उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं, तो जो ग्रुप जहाँ है उसकी पोजीशन वहीं फिक्स रहे। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 में हम देखते हैं, या आप कार्बन नंबर 1, 2 में भी देख सकते हैं। दो सिमिलर ग्रुप, देखिए दोनों एल्किल ग्रुप सेम साइड हैं, जो जिनकी पोजीशन फिक्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिस आइसोमर। इसका दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एल्किल ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएं, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो जाएं, तो हमने एक साइक्लोप्रोपेन का अलग स्ट्रक्चर बना लिया। अब कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 के बीच में हम देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 का आर जहां है वहां कार्बन नंबर 3 का आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और पहले वाले का हाइड्रोजन तीसरे वाले का हाइड्रोजन का अपोजिट में, इसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अगर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो OH और हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड हो तो उसको हम लोग एंटी आइसोमर के नाम से जानते हैं, या इसको ट्रांस भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, कार्बन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड है तो सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ये दोनों अपोजिट हैं तो एंटी हो गया। अगर ये दोनों सिमिलर साइड हैं तो इसको हम लोग सिन के नाम से जानते हैं, सिन आइसोमर्स। और इनको कभी कभी हम लोग एंटी को ट्रांस भी कहते हैं और सिन को सिस भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी आर ट्रांस और दूसरा सिन आर सिस। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं। यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों के देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर पास में, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। इस तरह से नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहाँ भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। अब आप देखिए नाइट्रोजन पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अगर सिमिलर साइड हैं तो उसको हम लोग सिस के नाम से जानते हैं। चूंकि नाइट्रोजन से यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही ग्रुप यहाँ जुड़ा हो सकता है, बाकी लोन पेयर होंगे, तो ये अगर दोनों सेम साइड होंगे तो उसको हम लोग सिस के नाम से जानेंगे। अगर यही नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हों, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, नाइट्रोजन के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग ट्रांस के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो, उनका स्पेस में स्ट्रक्चर अलग अलग हो और अगर उनसे लाइट पास की जाए, प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए, तो उसको रोटेट करें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर उसको लाइट को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब लाइट के प्रति वो एक्टिव है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए ये सन है जिसकी लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन अगर इसी को निकोल प्रिज्म से हम पास कर दें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाए। देखिए हमने एक रोटेशन करके बताया है कि एक प्लेन में कैसे लाइट चलती है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से पास कीजिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 3 तरह की पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी वो होगी कि लाइट अपने पाथ पर सीधे निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि अपने पाथ से थीटा डिग्री लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो जाए, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं या माइनस से भी डिनोट करते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि थीटा डिग्री राइट हैंड साइड रोटेट हो जाए अपने पाथ से, तो इसको हम लोग डी से या प्लस से डिनोट करते हैं। तो इसको डी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम लोग कहते हैं, एल को लेवो रोटेटरी कहते हैं। तो आपने देखा कि 3 पॉसिबिलिटी है कि लाइट सीधी निकल सकती है,
या लाइट अपने पास से राइट हैंड साइड रोटेट हो सकती है थीटा डिग्री, या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो सकती है। तो इस तरह से अगर सीधे निकल रहे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव उस लाइट से उसका कोई इंटरेक्शन है, लेकिन अगर DIL हो रहा है तो दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? अब आप देखिए कि स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा लाइट का, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख करके हमने इसको फार्मूला लिखा है इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय डी इंटू एल। ये जो अल्फा है पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफिक रोटेशन बताता है, ये जो अल्फा है ये बताता है कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना डिग्री हुआ है, और डी इसका जो बताता है वो सैंपल की डेंसिटी ग्राम प्रति ml में, 1 ग्राम 100 ml में 1 ग्राम डिजॉल्व किया गया है। इस तरह से कितना सैंपल है, कितना ग्राम कितने ml में डिजॉल्व किया गया है। दूसरा जो है एल जो बताता है वो लेंथ बताता है कि लाइट उस सैंपल के थ्रू कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है। जितना लेंथ ट्रेवल करेगी सैंपल के थ्रू उतना उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा पार्टिकल से। तो ये फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स आप देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, और तीसरा है लेंथ ऑफ, जो अभी बात हो रही थी कि सैंपल जिससे लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी या उसका स्पेसिफिक रोटेशन की कितना रोटेट करेगा, अपने पाथ से डेक्स्ट्रो कितना होगा या अपने पाथ से लीवो कितना होगा। तो हम अभी यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का कि कैसे डिनोट किया जाता है। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसमें ये फिशर प्रोजेक्शन में लिखा गया स्ट्रक्चर है, जिसमें OH राइट हैंड साइड हमने लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर में। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट करता है। इसका OH से कोई रिलेशन नहीं, OH राइट लिखा है इसलिए प्लस है, डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा। तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये प्योरली प्रैक्टिकल अप्रोच है कि ये इसको लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है। इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ये है कि अगर लाइट को ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करे तो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। अगर हम तीसरा देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये वहीं पॉसिबल है जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और रोटेशन पॉसिबल है। ये इसमें हम लोग दो तरह के कंपाउंड देखेंगे, ओपन चेन कंपाउंड देखेंगे, दूसरा एलिसाइक्लिक जो साइक्लिक कंपाउंड होगा और सैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ये हमने इथेन का स्ट्रक्चर लिया हुआ है CH3CH3। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ रोटेशन पॉसिबल है। इसका अगर हम फिशर प्रोजेक्शन बना करके देखें तो कैसा दिखेगा। फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनता है इसको हमने अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मॉडल की सहायता से, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन। इस फिशर प्रोजेक्शन को हम साहार्स में कन्वर्ट करके देखें। साहार्स को भी हमने अपने दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये साहार्स स्ट्रक्चर हो गया। अब इस साहार्स से अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना करके देखें तो साहार्स को न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको भी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिलहाल देखिए आप यहाँ कि ये है साहार्स प्रोजेक्शन। इसको हम इधर से देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 के साइड से। तो जिधर से देखते हैं एक सर्किल ड्रा करके उससे जितने ग्रुप जुड़े हैं जहां जुड़े हैं वैसे लिखते हैं। देखिए नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो हमने नीचे की तरफ लिख दिया कार्बन नंबर 1 का, एक राइट लिखा था राइट, एक लेफ्ट लिखा था लेफ्ट। इसके ठीक एक नंबर के ठीक पीछे 2 नंबर जो हमको नहीं दिखेगा तो इसके ठीक नीचे 2 नंबर होगा सर्किल वाले में। उस तरह से सभी हाइड्रोजन के ठीक पीछे 2 नंबर के हाइड्रोजन होंगे। तो छोटी छोटी लाइन खींच करके हमने 2 नंबर के पीछे हाइड्रोजन लिख दिया। ये इक्लिप्स फॉर्म में स्ट्रक्चर है। मतलब आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 से कवर है। कार्बन नंबर 1 के सभी हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन को कवर किए हुए हैं। अगर इसको आप रोटेट करें, कार्बन नंबर 1 को पकड़ करके कार्बन नंबर 2 के को रोटेट करते हैं तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। अगर आप एक एक डिग्री रोटेट करके 360 करेंगे तो कम से कम 360 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। अगर आप 1 डिग्री 0.1 0.2 0.3 कुछ कुछ डिग्री रोटेट करेंगे तो अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। और इन सब स्ट्रक्चर जो रोटेशन की वजह से बनते हैं इनको रोटामर कहते हैं। और ऐसे इसी बीच ऐसे स्ट्रक्चर भी बनते हैं जिनके बीच में सफिशिएंट डिफरेंस इन एनर्जी होती है, उनको कन्फर्मर कहते हैं। इस प्रोसेस को कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री 60 120 360 कुछ भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस बेसिस पर अगर आप 60 रोटेट करेंगे तो 3-4 स्ट्रक्चर ही बनेंगे। लेकिन अगर आप 0.1 0.2 डिग्री रोटेट करेंगे तो अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर बनेंगे।
तो उसमें से कौन सा कन्फर्मर कहलाएगा, कौन सा कन्फर्मर नहीं कहलाएगा, इसको हम डिटेल में कन्फर्मेशन के वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि कन्फर्मेशन कैसे होता है। तो ये है कन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्लोज चेन कंपाउंड का देखना चाहें तो क्लोज चेन कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं। और देखिए साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 6 कार्बन हैं और हर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर तो प्लेन पर लिखा गया है। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है ये प्लेन पर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ 2 स्ट्रक्चर देखेंगे। एक इसका चेयर फॉर्म एग्जिस्टेंस होता है, दूसरा बोट फॉर्म एग्जिस्टेंस होता है। और चेयर और बोट जो होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, बदलते रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। और बीच में ट्विस्ट चेयर, ट्विस्ट बोट, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसको हम लोग कन्फर्मेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बोट होता है और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए जब ये रोटेट करता है तो अगला स्ट्रक्चर इसका बोट का बन जाता है। और ये बोट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो फिर रोटेट होकर के एक अलग टाइप के चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अलग चेयर स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से एक चेयर बोट में, बोट अगले चेयर में, फिर रिटर्निंग ये चेयर इस बोट में, ये बोट इस चेयर में। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल कन्फर्मेशन एंड आइसोमेरिज्म। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।